तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है तुम्हारी बहन से हमारी खुशियाँ देखी नहीं जा रही। अब क्या बताऊँ जीजी, 80,000 की भैंस लाए थे। सोचा था बच्चों के लिए दूध घी की व्यवस्था हो जाएगी, पर बदकिस्मती 2 कदम आगे चलती है। भैंस को तालाब पर पानी पिलाने और नहलाने ले गए थे। वहीं पर उसका दूसरी भैंसों के साथ झगड़ा हो गया और ना जाने किस भैंस का सींग उसकी गर्दन में जा लगा। बड़ी मुश्किल से भैंस बच पाई है। रोते हुए नीलम की भाभी विनीता बोली, इतने से भी भगवान का जी नहीं भरा। ऊपर से ओले गिराकर सारी फसल बर्बाद कर दी। अब तुम ही बताओ कैसे गुजारा होगा। भगवान ने हमारी कड़ी परीक्षा लेने की सोच रखी है। पता नहीं हमसे ही उसे क्या बैर है। लोगों के घर खुशियाँ आती हैं, यहाँ तो एक के बाद एक गम आता रहता है। ऊपर से सर पर बनिए का कर्जा है। सारे बीज और खाद उधार लाए थे। सोचा था फसल अच्छी होगी तो उसे बेचकर सारा कर्जा चुका देंगे। अब क्या होगा, वह तो वर्षों की जान पहचान और गांव का मामला है। नहीं तो कौन इतने दिन तक बिना पैसे दिए चुप रहता है। सच कहूँ, अपना यह बनिया बहुत भला आदमी है। कुछ नहीं बोला बेचारा, बस इतना ही कहा, जब होंगे तब लौटा देना। तुम्हारे भाई के सामने तो मैं यह सब बातें तुम्हें बता भी नहीं सकती। वह तो मुझ पर नाराज़ होता है कि लड़की एक दिन के लिए आती है और तुम उसके सामने अपना दुखड़ा रोना बैठ जाती हो। अब तुम ही बताओ, अगर अपनों के आगे नहीं बताऊंगी तो किसके आगे कहूँगी। 2 महीने से तो बच्चों की फीस भी नहीं भरी है। स्कूल से रोज़ बुलावा आ जाता है। किसी तरह झूठ सच बोलकर उन्हें टरका देते हैं। नीलम बोली, भाभी तुम इतनी चिंता क्यों करती हो। मेरे रहते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसने अपने पर्स में से 2 नोटों की गड्डी निकालकर भाभी को देते हुए कहा, अभी तो मेरे पास यही हैं। विनीता ने तुरंत पैसों को अपने आंचल में छुपा लिया और बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी। एक तुम ही तो हो जो हमारा दुख दर्द समझती हो। नहीं तो तुम्हारी बहनें तो जाकर दुकान पर खड़ी हो जाती हैं और अपनी पसंद का कपड़ा लत्ता लेकर आती हैं। उन्हें भाई के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं, बस अपनी मांग पूरी होनी चाहिए। यह नहीं सोचती बेचारा गरीब भाई 3 बहनों का खर्चा कैसे उठा रहा है। भाभी की बात सुनकर नीलम कुछ नहीं बोली। उससे बड़ी उसकी 2 बहनें हैं, उनकी अपनी शिकायतें हैं नीलम से। उन्हें लगता है नीलम को अपने पति के पैसे का घमंड हो गया है, इसीलिए भाई के घर से कुछ लाने की बजाय हर बार भाभी को कुछ ना कुछ देकर आती है। ऐसा करके वह भाभी की आदत बिगाड़ रही है। उसी के कारण भाभी ने अब उनके हिस्से में भी कटौती करना शुरू कर दिया है और नीलम का उदाहरण देकर कहती है, वह भी तो इस घर की लड़की है, जो दे दो चुपचाप ले जाती है। पर तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। जितना भी दे दो हर बार तुम्हारा मुंह फूल ही जाता है। तुम्हारे माँ बाप यहाँ पैसों का पेड़ लगाकर नहीं गए हैं, यहाँ अपना गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है। ज़रा नीलम से कुछ सीखो। बहनें भी आजकल उससे नाराज़ रहने लगी हैं। उनका कहना है, तेरी इस दरिया दिली के कारण हम अपना नुकसान क्यों करवाएं। और जैसे तुझे भाई प्यारा है, क्या बहनों से तुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं। अगर तेरे पास पैसे का इतना ही ढेर लगा है तो थोड़ी बहुत सहायता हमारी भी कर दिया कर। हमारी शादी कौन सा राजमहल में हुई है। ना जाने भाभी तुझे कौन सी घुट्टी पिलाती है जो तुझे बहनों से ज़्यादा प्यारी वह लगती है। तुझे पता भी है तू भाई की सहायता भी करती है और तेरा कहीं
नाम भी नहीं होता। जो पैसे तू भाभी को देकर आती है वही पैसे वह भाई को यह कहकर देती है कि मेरे मायके वालों ने दिए हैं। पैसे तेरे और नाम उसके पीहर वालों का होता है। अब भाई की नज़रों में तो वही उसके असली हमदर्द हुए ना, जो हर सुख दुख में उसके काम आते हैं। करती तू है और बड़ाई मिलती है भाभी को। पर नीलम क्या करे, जब भी वह मायके आती है हर बार भाभी इसी तरह से अपना दुखड़ा रोने बैठ जाती है। तब वह सोचती है, इकलौता भाई है, अगर हम उसके सुख दुख में काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। सीधे तौर पर तो बहन से वह सहायता लेगा नहीं, चलो ऐसे ही सही कुछ तो उसकी मदद हो जाएगी। माता पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां वही तो निभा रहा है। यह क्या कम है कि उसका मायका अभी तक बना हुआ है। अपने भाई बहनों में नीलम का परिवार सबसे समृद्ध है। उसके पति की बहुत अच्छी नौकरी है। बच्चे अभी छोटे हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं है, इसीलिए वह अपने भाई बहनों की यथासंभव सहायता करती रहती है। वैसे तो वह अपने परिवार में सबसे छोटी है। बड़ी होने के नाते सहायता तो बहनों को नीलम की करनी चाहिए, पर किसी की सहायता करने के लिए आपके पास बड़ा दिल होना भी ज़रूरी है, जो सबके पास नहीं होता। नीलम जानती है उसके दिए यह पैसे कभी वापस नहीं आएंगे, फिर भी वह जितना हो सके उतनी अपने भाई बहनों की मदद करती है। अक्सर उसकी भाई भाभी के साथ फ़ोन पर बात होती रहती है। अगले 2 दिन तक नीलम मायके में रही और भाई भाभी ने उसकी खूब खातिरदारी की। कुछ दिनों बाद उसके भाई का फ़ोन आया और उसने बताया उसके बेटे का सरकारी नौकरी में चयन हो गया है। यह सुनकर नीलम बहुत खुश हुई कि चलो देर से ही सही उसके भाई के दिन भी फिर जाएंगे। भाई ने सभी बहनों को बुलाया था। बेटे की नौकरी लगने की खुशी में उसने भंडारे का आयोजन किया था। पर इधर नीलम की सास की तबीयत खराब हो जाती है और वह चाहकर भी मायके नहीं जा पाती। वह फ़ोन करके भाई भाभी से माफ़ी मांग लेती है, पर धीरे धीरे बहन भाई भाभी के व्यवहार में आ रहे परिवर्तन को महसूस करने लगती है। पहले जहां हफ्ते में 2-3 बार फ़ोन पर बात हो जाती थी, अब 15 दिन तक कोई फ़ोन नहीं आया। नीलम यह सोचकर कि भाई भाभी के पास बहुत काम होगा, बेटे के जाने की भी तो तैयारियां करनी होंगी, खुद ही एक दिन उनके पास फ़ोन करती है। पर बातों में अब वह आत्मीयता नहीं रही। किसी ने उसकी सास की तबीयत के बारे में पूछा तक नहीं और ना ही उसे मायके आने के लिए कहा। नीलम देख रही है धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। अब 1 महीने तक भाई उसके पास फ़ोन नहीं करता। जो भाभी हर समय उसे मायके आने के लिए कहती रहती थी, अब वह उससे बात तक नहीं करती। उसे लगा शायद भाई भाभी नाराज़ हैं क्योंकि वह उनके बुलाने पर नहीं गई थी। एक दिन अचानक ही वह मायके पहुंच जाती है। सोचा भाई भाभी को सरप्राइज़ दूंगी। दोपहर का समय था, सभी लोग घरों में बंद थे। नीलम मायके पहुंच गई। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, सारा घर बदला हुआ नज़र आया। टूटी फूटी पुराने कूलर की जगह नया कूलर आ गया था। भैंस बांधने की जगह पर भी पंखा लगा हुआ था। सामने नया फ्रिज रखा हुआ था। वह बरामदे से होती हुई कमरे में दाखिल हुई। भाई भाभी आराम से कूलर के नीचे लेटे हुए थे। तभी भाई बोला, बहुत दिन हो गए नीलम से बात नहीं हुई, उसे फ़ोन मिलाकर पूछता हूँ अब की बार ऐसी क्या नाराज़गी हो गई जो वह अभी तक नहीं आई। तभी तपाक से उसकी भाभी बोली, तुम्हारी लाडली बहन से हमारी खुशियाँ देखी नहीं जा रही। जब से उसे मनीष की नौकरी का पता चला है, फ़ोन तक करना छोड़ दिया है। भाई बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो, नीलम ऐसी नहीं है। भाभी बोली, अगर ऐसी बात है तो हमारे बुलाने पर आई क्यों नहीं। भाई बोला,
वह तो उस समय उसकी सास की तबीयत खराब हो गई थी। बताया तो था उसने। भाभी बोली, तो क्या अभी तक सास की तबीयत ठीक नहीं हुई? सास के ठीक होते ही आ जाती, पर नहीं, अब वह नहीं आने वाली। पहले तो वह हमारी गरीबी का आनंद लेने आती थी। अब हम जब उसके बराबर हो गए हैं तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह तो यही सोचती होगी, भाई हमेशा ऐसा ही रहे। भाई बोला, तुम गलत सोच रही हो। भाभी बोली, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आजकल कोई किसी की खुशियाँ नहीं देख सकता। आजकल ऐसा समय आ गया है जब अपने ही अपनों की जड़ काटते हैं। तुम्हारी 3 बहन हैं, बताओ आज तक कभी किसी ने हमारी 1 पैसे की भी सहायता करी है? नीलम के पास तो भगवान की दया से किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। फिर भी कभी कहा है तुमसे, भाई अगर कुछ ज़रूरत हो तो कह देना, हम कौन सा उसकी सहायता ले लेंगे। पर झूठ मूठ ही सही, दिल रखने के लिए तो यह बात बोल सकती है, पर नहीं, दुनिया में कोई किसी का नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ज़माने के हिसाब से तुम भी खुद को बदल लो। जो हमारे बुरे वक्त में काम नहीं आया वह किस बात का अपना। अब विनीता को डर सताने लगा था कि जब नीलम यहाँ आएगी तो घर को देखकर समझ जाएगी। अब भाई के घर में समृद्धि आने लगी है और कहीं वह अपने पैसे मांगने ना लगे। इसीलिए पहले ही पति को सिखा पढ़ा रही है, ताकि अगर विनीता का भेद खुल जाए तो वह नीलम की बात पर यकीन ना करे, क्योंकि उसने नीलम से वह पैसे कभी लौटाने की नीयत के लिए ही नहीं थे। उसे तो यही लगता है यह सब उसकी बुद्धि का कमाल है, जिसकी सहायता से वह नीलम को बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करती रही थी। आज तक हमारी जैसी भी हुई मेरे मायके वालों ने सहायता की है। मनीष की नौकरी की खबर सुनते ही मेरे भाई भाभी दौड़े दौड़े यहाँ चले आए। कितने खुश थे वे। और एक तुम्हारी बहन है, बुलाने पर भी नहीं आई। इसीलिए कह रही हूँ, अब उसे हमसे जलन होने लगी है, क्योंकि हम उसके बराबर के हो गए हैं। क्या उसे नहीं पता, बहुत दिन हो गए भाई भाभी से बात नहीं हुई। वह भी तो फ़ोन कर सकती है, पर नहीं, वह तो खुद को बहुत बड़ी समझती है कि उसके बराबर का कोई नहीं। खबरदार जो तुमने उसके पास फ़ोन किया, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर उसे कितने दिनों के बाद हमारी याद आएगी। अरे उससे तो अच्छी तुम्हारी वे दोनों बहनें हैं। माना उन्हें चाहे कितना भी दे दो, उनका पेट भरता नहीं, पर हमारी खुशी में शामिल होने के लिए तुरंत आ गई थी। भाभी की बातें सुनकर नीलम को बहुत धक्का लगा। तभी भाई की नज़र दरवाजे पर खड़ी नीलम पर पड़ी और वह बोला, नीलम तुम कब आई? हम सब तुम्हें ही याद कर रहे थे। 100 साल लंबी उम्र है तुम्हारी, याद करते ही तुम आ गई। उसे देखकर भाभी ने भी अपने सुर बदल लिए और जल्दी से उसके लिए शरबत बना लाई। हर बार अपना दुखड़ा रोने वाली भाभी आज नीलम के सामने अपने बेटे और घर में आई चीज़ों के गुणगान गा रही थी। नीलम सोच रही थी, लोग गिरगिट की तरह कितनी जल्दी रंग बदल लेते हैं। आज अगर वह सही समय पर सही जगह ना पहुंचती तो भाभी का यह रूप कभी नहीं देख पाती। अब उसे भाई की बेरुखी का कारण समझ आ गया था। उसने भी फैसला कर लिया था, अब वह भी खुद को बदलेगी और इस रंग बदलती दुनिया के साथ अपना रंग बदलेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।